हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तमन्ना सोलंकी है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी का वो है विशेष आर्थिक महत्व, जिसे शॉर्ट में सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। फर्स्टली हम समझते हैं कि सेज का मीन्स क्या होता है। सेज का मतलब होता है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो वहाँ पे उत्पादन वगैरह होता है, निर्यात, निवेश, उन सब चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे टैक्स मुक्त होते हैं, यानी उनसे कर वगैरह नहीं लिया जाता है, कुछ इजी रूल्स वगैरह होते हैं और उनको कुछ बेहतर आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र मीन्स आर्थिक रूप से उस क्षेत्र को स्ट्रांग बनाने के लिए उसे कुछ कर वगैरह, टैक्स वगैरह, उन सब में फ्रीडम दी जाती है। इसको सेज कहा जाता है, उनको विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अभी हम देखते हैं कि हमें वैसे सेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। SEZ, सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र की हमें नीड इसलिए है क्योंकि निर्यात में वृद्धि हो इससे, क्योंकि अगर सेज ज़्यादा ये क्षेत्र है वो डेवलप होंगे तो निर्यात में भी वृद्धि होगी, वस्तुओं के विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ेगा और औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। मीन्स उद्योग वगैरह है वो भी बढ़ेंगे, उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट भी होगा और उद्योग वगैरह बनने के कारण वहाँ पे औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बेरोजगारी भी कम होगी क्योंकि वहाँ लोगों लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा, तो इससे बेरोजगारी में भी कमी होगी। क्षेत्रीय असंतुलन भी कम होगा क्योंकि क्या रहता है कि बहुत सारे क्षेत्र रहते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप है। जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में जब डेवलपमेंट होगा तो क्षेत्र में जो असंतुलन है वो भी कम होता रहेगा और वैश्विक स्तर पर भी, वैश्विक व्यापार में भी भारत प्रतिस्पर्धी बनेगा। मीन्स जो विश्व स्तर पे व्यापार वगैरह होते हैं उसमें भी भारत की वस्तुओं का निर्यात आयात वगैरह होगा। तो ये सेज के मेन पर्पस है, सेज की आवश्यकता हमें क्यों है वो हमने देखा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया के अंदर सेज की शुरुआत कब हुई और कहाँ हुई। तो अगर पूरे विश्व, पूरे एशिया में देखें तो एशिया का पहला देश है भारत, जिसमें सेज की शुरुआत हुई थी 1965 में। भारत का पहला EPZ क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। फर्स्टली पहले क्या होता था, 1960 के दशक में EPZ होता था सेज की जगह पे। फिर EPZ क्या हुआ, इतना ज़्यादा डेवलप वगैरह हुआ नहीं और इतना औद्योगिक वगैरह नहीं था, इतना मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और ना ही इससे इतना डेवलपमेंट हो पाया। इसलिए सन 2000 में EPZ को सेज में परिवर्तित कर दिया गया था। तो अगर EPZ की बात करें तो भारत का पहला था 1965 में, कांडला गुजरात के अंदर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने एक नोट वगैरह भी यहाँ इंक्लूड किया है, जैसे कि सन 2000 में सरकार ने नई नीति बनाई और EPZ की जगह सेज, SEZ, विशेष आर्थिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की गई। फिर अगर कानून की बात करें तो सेज कानून जैसे अधिनियम है 2005 में बनाया गया था। वैसे इसकी स्टार्टिंग तो 2000 में ही हो गई थी, बट 2005 में इसे अधिनियम बनाया गया और 2006 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगर सेज की स्थापना का कार्य की बात करें तो मैंने बताया वैसे 2000 से ही ये स्टार्ट हो गया था। 2000 से 2006 तक विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत इसको चलाया गया था। मीन्स ये वर्क इन प्रोग्रेस में था। फिर अगर बात करें तो भारत के जो सेज मॉडल है वो चीन के सेज मॉडल से प्रेरित होकर बनाया गया था। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में सेज की वर्तमान स्थिति क्या है। मीन्स अगर ऑल इंडिया में बात करें हम तो कुल 379 सेज बनाए गए हैं पूरे ऑल इंडिया में। उसमें से भी ओनली 265 सेज ही अभी वर्क इन प्रोग्रेस में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, कार्य चल रहा है वहाँ पे। उसमें भी लगभग हम बात करें तो 64% के समथिंग जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो इन राज्यों में ही है, जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, लगभग इन साउथ वाले एरियाज़ में। जैसे कि मैंने इसमें मैप में भी यहाँ पे किया है इंडियाज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है वो ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है, ज़्यादा संख्या में। जैसे कि तेलंगाना में 38, आंध्र प्रदेश में 25 वगैरह, ये सब कुछ। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी है ये, हरियाणा में भी है। इस टाइप से टोटल ओवरऑल पूरे इंडिया में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं डेवलपमेंट के लिए।
ये अपने पूरा यहाँ पे मैप में समझा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ नीति वगैरह भी बनाई गई है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विशेष आर्थिक नीति 2000। इसमें क्या हुआ था कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ईपीजेड था उसको परिवर्तित कर दिया था एसईजेड सेज में। तो ये जो सेज नीति है वो अप्रैल 2002 में लाई गई थी और ईपीजेड से ज़्यादा नियम और कम सुविधाएं थी। ईपीजेड में क्या था? ईपीजेड में कम नियम थे, मतलब नियम तो बहुत ज़्यादा थे बट सुविधाएं बहुत ज़्यादा कम थी। और इस जो नीति का मेन उद्देश्य क्या था? ईपीजेड को सेज में परिवर्तित किया। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि निवेश को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, क्योंकि ईपीजेड तो इतना ज़्यादा डेवलप था नहीं, इतना विकसित नहीं था और ना ही इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो बस एक छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र था, इसलिए इसे एसईजेड में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसी को बोलते हैं विशेष आर्थिक नीति 2000। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो विशेष आर्थिक अधिनियम 2005, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेज अधिनियम 2005 भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। भारत में जो भी वस्तुएं वगैरह है उसको ज़्यादा निर्यात करे ताकि जो आर्थिक क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके जो अभी पिछड़े हुए हैं। और इस जो नीति को 10 फरवरी 2006 को प्रभावी रूप से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था सेज को। एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ निवेशकों को कर में छूट दी गई थी, जैसे हमने पहले भी देखा था, कर में छूट दी गई, सीमा शुल्क में छूट दी गई और अन्य प्रोत्साहन दिए गए थे। मीन्स इनकी फुली हेल्प की गई थी ताकि इजीली डेवलप हो सके। ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो भी आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो सके। इससे विदेशी निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को भी काफ़ी बढ़ावा मिला था। तो ये थी विदेश आर्थिक अधिनियम 2005। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होते ही हैं, तो सेज के बेनिफिट थे उसके बारे में हम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। सेज में क्या था? विशेष आर्थिक महत्व, सोशल इकोनॉमिक जोन। इसमें बेनिफिट बेसिकली ये था कि उद्योगों को कर मुक्त व शुल्क में छूट दी गई थी। उद्योगों को क्या, क्योंकि उद्योगों को अगर सरकार की ओर से कम मतलब कर वगैरह लेने लगे, टैक्स कम हो गया, शुल्क में थोड़ी सी छूट दी गई ताकि वो डेवलप हो सके। और बेहतर सड़क, बिजली, जल व संचार सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई थी उनको। ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल करवाई गई। निर्यात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। निर्यात में वृद्धि हुई तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती गई। ये भी इसका मेन बेनिफिट है। विदेशी निवेश भी होने लगा और जो तकनीकी है, तकनीक का भी प्रभाव होने लगा, टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी और ज़्यादा इससे। एंड देन सिंगल विंडो सिस्टम कार्य आसान हो गया। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है कि यह एक ऐसा सिस्टम है जहाँ उद्योगों और निवेशकों को सभी अनुमतियाँ और मंजूरी एक ही जगह पे दे दी जाती है। मीन्स क्या होता है कि सारी कुछ फैसिलिटीज़ उद्योगों को एक ही जगह पे दे दी जाती है, जैसे कि बिजली की, पानी की या एक्सवाइजेड जो भी और फैसिलिटीज़ है जो उनको मेन नीड होती है, उनको अलग अलग जगह पे जाके अपना टाइम वगैरह ज़्यादा वहाँ वेस्ट करने की नीड नहीं रही बिल्कुल भी। सभी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा एक ही जगह पे उन्हें अवेलेबल करवा दी गई। समय और प्रक्रिया की बचत हुई, इससे सरल, तेज और पारदर्शी प्रशासन भी देना पड़ा, यानी कि काम बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से फिर होने लगा और टाइम भी सेव होने लगा। सेज में उद्योगों को लाइसेंस, कर छूट, भूमि, बिजली, अन्य जो भी परमिशंस थी वो सारी कुछ एक ही जगह पे मिलने लगी। तो इससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी होने लगा। मेन इसके क्या बेनिफिट्स है, जैसे कि प्रक्रिया तेज हो गई थी, जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो भी उनके वर्क का कार्य वगैरह है वो तेज होने लगा। निवेशकों को अलग अलग विभागों के चक्कर वगैरह नहीं लगाने पड़े। भ्रष्टाचार में भी कमी हुई और जो काम ज़्यादा टाइम लगता था उसको, वो काम कम समय पूरा होने लगा। ये था बेसिकली सिंगल विंडो सिस्टम जिसके बारे में हमने यहाँ पे डीपली पढ़ा। फिर कुछ न कुछ समस्याएं तो होती ही है, जैसे कि अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ डेवलप वगैरह करते हैं तो कुछ समस्याएं भी आती है। जैसे कि अगर हम सेज की समस्याओं की बात करें तो यहाँ बेसिकली क्या था कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद भी होने लगे। अभी ऐसा तो है नहीं कि सेज के लिए कोई छोटी सी भूमि चाहिए जहाँ पे उद्योग वगैरह लगकर डेवलप कर सके, कोई बड़ा क्षेत्र चाहिए। तो भूमि अधिग्रहण में क्या हुआ कि बड़े बड़े जो क्षेत्र थे
वहाँ पे कोई कृषक यानी कि किसानों की वगैरह भी भूमि थी, कोई लोगों की भूमि थी, तो उन्होंने वहाँ पे विरोध कर दिया कि हम उद्योग वगैरह नहीं लगाने देंगे। तो ये भी समस्या सरकार के सामने आई, भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद भी उत्पन्न हुए। छोटे किसानों और श्रमिकों की समस्या है। छोटे किसानों और श्रमिकों की क्या समस्या है मेनली, तो कि जैसे कि कोई छोटे किसान वगैरह है, अभी बड़े बड़े उद्योग वगैरह बनने लगे तो उनको रोज़गार नहीं मिलने लगा, अभी उनके रोज़गार में कमी आने लगी, वो भी बेरोज़गार होने लगे। तो बेसिकली ये भी इसकी एक समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ सेज अपेक्षाकृत प्रदर्शित नहीं कर पाए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सब के सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारे के सारे सेज जो हमने सारे पढ़े थे 279, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमी रही होगी, तो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाए। सो वहाँ पे ये भी समस्या आई सरकार के सामने। क्षेत्रीय असमानता बढ़ने की भी आशंका रही कि कुछ क्षेत्र तो थे ठीक है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, अच्छे अभी वर्क वगैरह भी वहाँ पे अच्छा चल रहा है, उद्योग वगैरह भी। बट कुछ क्षेत्र थे वो बिल्कुल पिछड़े रह गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इससे क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ने लगी। तो